हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और इसके अंदर आप देखेंगे कि हम अब तक पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से फॉर्मेट बनाकर हम जो एसएससी अपना बिजनेस अकाउंट्स बनाता है उसकी मदद से हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि इसके लिए हमको 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। वो 4 चीज़ें आपकी हो जाती हैं, एक तो इनकम्स विच आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड, इनकम्स विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, और फिर हमारा आ जाता है अलाउबल एक्सपेंसेस और डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो ये तो एक प्रॉपर तरीका है जिससे कि हम कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से आप टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैलकुलेट करें। इसके अलावा एक तरीका और है, वो ये है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं सेक्शन 44 में, उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है कि असेसी के पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो अपना एलैबोरेट फॉर्मेट बनाकर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड कैलकुलेशन प्रोफेशन कैलकुलेट करे, या फिर कुछ वो प्रेजेंटिव इनकम एज पर द लॉ कैलकुलेट कर सकता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं आज, कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम ऑफ असेसी एंगेज्ड इन सम स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो उसमें जो हमारे काम के हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑन प्रेजेंटिव बेसिस। तो इसके अंदर क्या होता है कि कौन से बिजनेस हम शामिल करते हैं। तो 2 चीज़ें हमें देखनी है, एक तो एलिजिबल असेसी और एक एलिजिबल बिजनेस। तो एलिजिबल बिजनेस इसमें ये होता है कि एनी बिजनेस एक्सेप्ट बिजनेस ऑफ प्लेइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स, कैरेज, जो हम सेक्शन 44 ए ई में पढ़ेंगे। जो बिजनेस सेक्शन 44 ए ई में आ जाता है उसके अलावा सारे बिजनेस इसके अंदर एलिजिबल बिजनेस होते हैं। और जब हम एलिजिबल असेसी की बात करते हैं तो इसके अंदर एलिजिबल असेसी हमारा हो जाता है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फर्म होता है। लेकिन इसके अंदर जो हमारा होता है लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप नहीं आती है। तो उसके अलावा सारे जो असेसी हैं वो एलिजिबल असेसी हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 44 ए डी का प्रिजम्पटिव बिजनेस वाला एग्जाम्शन या कैलकुलेशन तभी कर सकते हैं जब असेसी के जो बिजनेस है या प्रोफेशन है उसकी रिसीट पिछले साल में 2 करोड़ रुपए से एक्सीड नहीं की गई। तो ये सब कंडीशन पूरी होने के बाद में जब हमारी इस तरीके की 44 ए डी एप्लीकेबल हो जाता है तो हमें क्या देखना है कि यहाँ असेसी के पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो वही जो अब तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो फॉर्मेट बनाए, नेट प्रॉफिट ले, उसमें ऐड करे डिसअलाउड एक्सपेंसेस और जो इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड है उसको लेस करके वो जैसा फॉर्मेट बना के करे, या फिर डायरेक्टली उसकी जो ग्रॉस रिसीट्स हैं वो ग्रॉस रिसीट्स का 8% उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मानी जाएगी। तब हमें ना तो कुछ उसको अलाउबल एक्सपेंसेस की डिडक्शन देनी है ना और कुछ डिडक्शन देनी है, कोई फॉर्मेट नहीं बनाना है। उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड होंगे और जो उसकी ग्रॉस रिसीट्स है उसका 8% उसकी बिजनेस प्रोफेशन की टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। और इसके अंदर एक और प्रोविजन है कि अगर वो ये क्लेम कर रहा है कि उसने कुछ भी कैश रिसीट नहीं ली है, जो सेल करी है या प्रोफेशन में रिसीट्स हैं सारी की सारी उसने अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट या बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू लिया है, तो यहाँ पर उसको और बेनिफिट है कि वो अपनी ग्रॉस रिसीट के 6% को अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मान सकता है। इसको हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू देख लेते हैं। आप देखेंगे आपकी बुक में इलस्ट्रेशन 11 है। इसमें हमें कह रहे हैं कि महेश एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 उसकी ग्रॉस रिसीट थी उस बिजनेस से 54 लैक्स की, जिसमें उसने इंक्लूड नहीं किया है 4 लाख जो कि उसने मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर्स को किया हुआ था। तो वो हम अभी भी हमें उसको कोई लेना देना नहीं है, हम ये देख रहे हैं 54,000 की उसकी ग्रॉस रिसीट। अब जो उसके खर्चे हमें दे रखे हैं, 4 खर्चे यहाँ पे दे रखे हैं, चारों ही आपके अलाउबल हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। तो ये कुल खर्चे हमें दिए हुए हैं और हमें ये कहा गया है कि आप इसको सलाह दीजिए महेश को
कि क्या वो ऑप्शन ले स्कीम ऑफ प्रिजम्पटिव प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 44 AD या न ले। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो आप ये देखिए, हमने यहाँ दोनों ऑप्शन देख लिए हैं। अगर वो ऑप्शन प्रिजम्पटिव प्रॉफिट वाला ऑप्ट करता है तो उसकी ग्रॉस रिसीट है 54 लैक्स, उसका 8% इनकम हो जाएगी उसकी 4,32,000। और अगर वो इस ऑप्शन को नहीं ले रहा है, अपना एज पर नॉर्मल बिजनेस की तरह कैलकुलेट करना चाह रहा है, तो टोटल टैक्सेबल रिसीट्स हो गई 54 लैक्स। उसमें से वो जो 4 खर्चे हमें दे रखे थे 30,90,000 की, वो माइनस कर देगा, तो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मानी जाएगी 23,10,000। तो अब हम क्या सलाह देंगे कि यहाँ महेश को 44 AD का ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में उसकी टैक्सेबल इनकम बहुत कम हो रही है। और क्यों हम ये सलाह दे रहे हैं, हमारे कमेंट्स जो हैं वो कमेंट्स ये हैं कि ना तो इसको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सिर्फ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करना पड़ेगा, और वो सारी उसकी लिमिट्स में आ रहा है, 2 करोड़ से कम उसकी रिसीट्स है, तो उसको ये ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक चीज हम और देख लें कि ये वाले जो ऑप्शन ऑप्ट किया जाता है, तो अब इसमें ये है कि अगले 5 साल तक इसको यही ऑप्शन ऑप्ट करना होगा। ये नहीं है कि इस साल तो इसने अपने बिजनेस में 44 AD कर लिया और अगले साल वो कहेगा नहीं मैं तो सारा अपना वैसे ही बनाऊंगा, मेरे खर्चे ज्यादा हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होता। अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाए कि भाई उसकी 2 करोड़ से ज्यादा रिसीट होगी, तो उसको ऑप्शन के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, ऐसे कंडीशन में वो कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और इलस्ट्रेशन है आपका, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 12th इलस्ट्रेशन, इसमें कह रहे हैं पवन एक रिटेल ट्रेडर है और पिछले साल उसकी टर्नओवर थी 56 लैक्स, और सारे उसके एक्सपेंसेस इसमें शामिल थे, एक्सक्लूडिंग अलाउबल डेप्रिसिएशन ऑफ 2,50,000, और बाकी सारे खर्चे भी हमें दे रखे हैं, वो है 52 लैक्स के। तो टोटल खर्चे हो गए 54,50,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन 2.5 लाख और डेप्रिसिएशन के अलावा बचे हुए खर्चे 52 लैक्स। अब यहाँ भी आपको एडवाइस करना है, तो हम सेम महेश जैसी कैलकुलेशन पवन के लिए करेंगे। 44 AD करेगा तो ग्रॉस रिसीट का 8%, 4,48,000। अब यहाँ पे इसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या करेगा, अगर नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन करेगा तो 56 लैक्स में से 50 लेस कर दिया, इनकम है 1.5 लाख रुपए। अब हम यहाँ पवन को सलाह नहीं देंगे कि वो उस ऑप्शन को ऑप्ट करे। पवन के लिए क्या बेटर रहेगा कि वो नॉर्मल तरीके से अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करे, अपने बिजनेस की रिसीट्स में से अलाउबल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन अलाउबल सब लेस करे, उसकी बिजनेस इनकम आएगी 1.5 लाख, वो उसके रिटर्न में वो शो करे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो ये तो हमने देखा था कि अदर देन प्लेइंग हायरिंग ऑफ जो गुड्स कैरेजेस हैं उनका है। फिर हमारा 44 ADA में एक आ जाता है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस हैं, उन प्रोफेशंस वो रेफर किए हुए हमारे सेक्शन 44AA1 में, जिसमें कि अगर उसकी प्रोफेशन की रिसीट्स 50 लाख से ज़्यादा नहीं होती है तो उसको भी यहाँ पर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जितनी रिसीट हुई उसका 50% उसकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। तो ये जब भी हमें मेंशन किया जाएगा तो हम देख लेंगे कि एसएससी के लिए फायदेमंद है या नहीं है। फिर हम आते हैं सेक्शन 44 AE। AD में तो हमने देखे थे सारे बिजनेस एलिजिबल होते हैं सिवाय इसके। 44 AE में क्या आ रहा है कि अगर एसएससी गुड्स कैरेजेस चलाता है, यानी ट्रक एटसेट्रा चलाता है, जो कि उसने या तो लीज पे ट्रक लिए हुए हैं या खुद के ट्रक हैं या ट्रक किराए पे लेके चला रहा है गुड्स कैरेज, माल ढोने के लिए, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है अगर एसएससी 44 AE को ऑप्ट करता है तो क्या होगा। 2 तरीके की कैटेगरी है। एक तो है कि अगर वो उसके जो गुड्स व्हीकल है वो हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी गुड्स व्हीकल में इनकम टैक्स में क्राइटेरिया है जिसकी कैपेसिटी 12,000 किलोग्राम या 12 टन से ज़्यादा है, तो उसके लिए तो इनकम मानी जाएगी 1,000 पर टन, जितना उसने लोड लिया है, और वो माना जाएगा 1,000 पर टन एवरी मंथ।
अगर वो कह रहा है साल में 10 महीने चलाया है और 6-6 टन की कैपेसिटी में चलाया है तो उस हिसाब से हो जाएगा। और जिनकी 12 टन से कम है उनके लिए जो आपका माना जाएगा वो हमारा आ जाता है 7,500 पर मंथ। यहाँ टन से लेना देना नहीं है, वो व्हीकल चला रहा है 10 टन कैपेसिटी वाले हैं, जितने महीने चलाया उसको 7,500 से हम गुणा कर देंगे। हम देखते हैं एक इलस्ट्रेशन। आप देखिए इसके अंदर हमें कह रहे हैं दीपेश है, उसके पास गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है, 4 ट्रोला हैं उसके पास जिनकी कैपेसिटी है 16,000 किलो। ठीक है, तो ये हो गया उसकी 1.6 टन। फिर हमारे 5 ट्रक है जिनकी कैपेसिटी है 8,000 किलो, 8 टन हो गया ये। तो एक तो 8,000 टन हो गया, फिर हमारा है उसने, हाँ 16,000 है ना, तो 16 टन हो गया और ये 8 टन हो गया। तो 4 ट्रोला तो हैवी गुड्स आ गए, 5 ट्रक इसके लाइट गुड्स व्हीकल आ गए। 5 मई को उसने 2 ट्रोला बेच दिए और 2 ट्रक परचेज कर लिए 13 टन वाले। उसकी रिसीट्स दे रखी है 12 लाख की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 8,70,000 के, डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड है 1.5 लाख। अब इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से अलाउबल डेप्रीशिएशन थी 1,70,000, तो पूरी 1.5 अलाउबल होगी। अब आपको पूछ रहे हैं कि दीपेश को ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि दीपेश अगर नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करता है तो 12 लाख में से वो 8,70,000 माइनस कर देगा, 4,30,000 उसकी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। एक तो ये ऑप्शन है। अब दूसरा हम देखते हैं कि वो अगर इस हिसाब से देखता है तो यहाँ क्या करना है, उसके पास पहले 4 हैवी गुड्स व्हीकल थे। ठीक है, वो 4 हैवी गुड्स व्हीकल उसने कब बेच दिए, उसने बेचे 5 मई में। तो महीने के एक भी दिन चलाएगा तो माना जाएगा कि उसने यूज़ किया है। तो उसने अप्रैल और मई 2 महीने तो 4 हैवी व्हीकल यूज़ किए। तो 4 गुणा 1000, कैपेसिटी थी 16 टन, तो 1000 पर टन है, उसको हमने 16 से गुणा कर दिया और 2 महीने यूज़ किया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये चार्जेस हो गए उसके 1,28,000, उसकी उन 4 ट्रोला से इनकम मानी जाएगी। और जो 5 उसके लाइट व्हीकल से उसका उसने कुछ नहीं किया तो उनकी साल भर एक सी इनकम होगी। 5 व्हीकल 7,500 पर व्हीकल और 12 महीने तो 4,50,000। अब जो उसके 2 ट्रोला थे वो 2 ट्रोला तो उसने बेच दिए, ये क्या रखा है ना हमें, 2 ट्रोला बेच दिए और 2 ट्रक खरीद दिए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 4 व्हीकल्स थे उनमें से 2 व्हीकल तो उसके पास हो गए 16 टन के और 2 हो गए 13 टन के। तो वो बचे हुए 10 महीने के लिए, और ट्रक उसने खरीद लिया था मई में, तो ट्रक मई में भी यूज हुआ है तो ट्रक 11 महीने के लिए। तो वो हमने कर लिया 2 गुणा 1,000 इंटू 16 टन इंटू 10 महीने, 2 गुणा 1,000 इंटू 13 टन इंटू 11 मंथ, तो ये आपकी आ गया 11,84,000। तो अब अगर वो इस तरीके से कैलकुलेट करता है तो यहाँ पर इसकी टैक्सेबल इनकम जो आ रही है वो 44E के ऑप्शन में तो ज़्यादा आ रही है। तो हम क्या सलाह देंगे उसको कि वो अपना 44A का ऑप्शन नहीं यूज़ करे और वो नॉर्मल तरीके से ही अपनी ग्रॉस रिसीट्स में से अलाउबल एक्सपेंसेस माइनस करके इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैलकुलेट करे। तो ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को आज हमने डिस्कस कर लिया है। तो मेरे हिसाब से आप लोग इसको समझ पाए होंगे अच्छे से, और कोई डाउट होगा तो हम डाउट क्लास के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे।